मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके लाइफ में मुझे क्या करना है। मैंने वही किया जो एक डायरेक्शनलेस इंसान करता है, यानी कि भेड़-चाल का हिस्सा बना और इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान मेरी बैक लग गई थी एक सब्जेक्ट में। इस बैक की वजह से मेरी काफ़ी किरकिरी होने लगी थी। मेरे और एसएससी के एग्ज़ाम के बीच में सिर्फ ढाई महीने का वक़्त बाकी था। बहुत मुश्किल से मैं पापा के पास पहुँचा और उनसे कहा कि बस एक आखिरी बार मुझे एक मौका चाहिए और ये आखिरी बार होगा जब मैं आपसे कुछ माँग रहा हूँ। एसएससी एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम है जिसे बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है। दोस्तों, एसएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी लोग सालों साल करते हैं। हर साल इस एग्ज़ाम में लगभग 5 से 6 लाख लोग बैठते हैं और ये नंबर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। किसी साल 8 लाख तो किसी साल 10 लाख। जब मैंने इस एग्ज़ाम को दिया तो उस साल भी लगभग इतने ही लोग इस एग्ज़ाम में बैठे थे। बावजूद इसके मैंने सिर्फ ढाई महीने में, जी हाँ, सही सुना आपने, मैंने सिर्फ ढाई महीने में ना सिर्फ इस एग्ज़ाम को क्लियर किया बल्कि टॉप रैंक के साथ में अपना होम कैडर भी लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित नहरावत है और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में बीकानेर राजस्थान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में अपनी वो जर्नी शेयर करने आया हूँ जिसमें एक लड़का जो हमेशा से डायरेक्शनलेस था, जिसे ये नहीं पता था कि फ्यूचर में जाके क्या करना है, कैसे करना है, वो लड़का कैसे आगे चल के लाइफ में कुछ अचीव करता है। यही जर्नी आज आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। तो अगर मैं अपनी इस जर्नी की शुरुआत करूँ तो इसकी शुरुआत होती है जयपुर से, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट तो था, लेकिन डायरेक्शनलेस था। मुझे ये नहीं पता था कि आगे जाके लाइफ में मुझे क्या करना है। तो मैंने वही किया जो एक डायरेक्शनलेस इंसान करता है, यानी कि भेड़-चाल का हिस्सा बना और इंजीनियरिंग कर ली। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान भी मैं डायरेक्शनलेस ही था। मेरा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था, मैं बस पास हो जाता था, यानी कि बस पास हो जाता था। मुझे अच्छे से याद है कि एक बार जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान मेरी बैक लग गई थी एक सब्जेक्ट में। यूँ तो 4 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई में बैक लगना एक आम सी बात है, लेकिन ये मेरे लिए आम बात नहीं थी, क्योंकि मैं स्कूल में मेरिटोरियस स्टूडेंट था और इस बैक की वजह से मेरी काफ़ी किरकिरी होने लगी थी। मुझे अच्छे से याद है कि जब घर पे मेरी बैक के बारे में पता चला था तो घर का माहौल एकदम से बदल गया था। पापा ने तो जैसे सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। मुझे याद है कि जब मैं घर में आता था तो वो मुझसे मुँह फेर लेते थे। मुझसे बात करने से भी बचने लगे थे। अब एक तो पढ़ाई का इतना प्रेशर और उसके बाद में घरवालों का ऐसा बर्ताव। इस चीज़ ने मेरे दिमाग पे थोड़ा बुरा असर डाला और मैं नशे की तरफ चला गया। शराब और सिगरेट तो जैसे रोज़ का काम हो चुका था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लड़का क्या एसएससी करेगा? लगा तो मुझे भी ऐसा ही था। लेकिन उस दौरान हमारी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इतनी ख़राब कि पापा को बड़ी मुश्किल से हम तीनों भाई-बहनों की पढ़ाई और घर का खर्चा चला पा रहे थे। घर का खर्चा चलाने के लिए भी उन्हें दोस्तों से और रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ रहा था। उस वक़्त हमारे पास में एक बाइक तक नहीं थी। कहीं आने-जाने के लिए भी हमें रिश्तेदारों से या आस-पड़ोस से बाइक उधार लेनी पड़ती थी। वो लोग भी हमारी फैमिली को थोड़ी नीची नज़र से देखा करते थे। एक और बात, इंजीनियरिंग मैंने कंप्यूटर साइंस से करी है और अपने बैच का मैं अकेला ऐसा स्टूडेंट था जिसके पास में लैपटॉप नहीं था। प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए भी मुझे दोस्तों से लैपटॉप उधार लेना पड़ता था। इन सब से मुझे बहुत छोटा फ़ील होता था और यहीं से मेरे ज़िंदगी में एक जुनून आया कि कुछ भी हो मुझे अपनी फैमिली और खुद की लाइफ़ को बदल के रखना है। मुझे अच्छे से याद है कि एक शाम को पापा ने मुझे बुलाया। कुछ देर तो वो शांत खड़े रहे, मैं भी उनके सामने गर्दन झुकाए उनकी पैरों की तरफ देखता हुआ शांत खड़ा रहा। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा कि देख अमित, तुझे पता है कि कितनी मुश्किल से तुम तीनों भाई-बहनों की पढ़ाई और इस घर का खर्च मैं चला रहा हूँ। और उसके बावजूद भी, ये सब कुछ पता होने के बाद भी और इतना टैलेंट होने के बाद भी तू खुद को बर्बाद कर रहा है। उस वक़्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा आने वाला कल मेरे सामने आके मुझसे सवाल कर रहा हो कि आखिर कब तक? आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? मुझे अच्छे से याद है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इस कदर ख़राब हो चुकी थी कि मुझे पॉकेट मनी के नाम पर डेली के ₹10 मिला करते थे, जिनमें ₹5 कॉलेज जाने का किराया होता था और ₹5 कॉलेज से वापस आने का किराया होता था। ₹5 की चाय पीने के लिए भी मुझे दोस्तों से कई बार उधार लेना पड़ता था। ख़ैर, अब इन बातों की मैं शिकायत नहीं करता था क्योंकि मैं चीज़ों को समझने लगा था। अब मेरे दिल में बस एक ख़्याल था कि कैसे भी हो इस सिचुएशन को मुझे चेंज करना है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी फैमिली को दोबारा इस तरीके की किसी सिचुएशन का सामना करना पड़े। कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम तक मुझे एसएससी के बारे में कुछ नहीं पता था और ना ही मेरे पॉइंटर्स इतने ज़्यादा थे कि मुझे एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट मिल सके। एसएससी के बारे में मुझे पता चला कॉलेज के फाइनल ईयर्स के दौरान ही मेरे एक कॉलेज के सीनियर से। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह इस एग्ज़ाम के थ्रू आप इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बन सकते हैं। बस तब से दिमाग में एक ही जुनून था कि बस इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर बनना है।
और वहाँ से एक डायरेक्शन लेस लड़के को एक डायरेक्शन मिल चुकी थी। कॉलेज के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हो चुके थे और मेरे और एसएससी के एग्ज़ाम के बीच में सिर्फ 2.5 महीने का वक्त बाकी था। ये सब कुछ बहुत इम्पॉसिबल सा लग रहा था। उस वक्त मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं पहले ही हार मान लूँ और अगले साल के पेपर के लिए तैयारी करूँ, या फिर इन 2.5 महीनों में अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखूँ। जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने दूसरा रास्ता चुना और अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला किया। बहुत मुश्किल से मैं पापा के पास पहुंचा और उनसे कहा कि बस एक आखिरी बार मुझे एक मौका चाहिए और ये आखिरी बार होगा जब मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। पापा ने भी मुझे कोचिंग की फीस दे दी भरोसा करके। अब जाहिर सी बात है कि वक्त बहुत कम था, तो मुझे ये पता करना था कि मैं इस एग्ज़ाम में कहाँ स्टैंड करता हूँ। उसके लिए मैंने मॉक टेस्ट दिया। दोस्तों, यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आपको अपनी औकात का पता चलता है। मतलब आपको पता चलता है कि आप इस एग्ज़ाम के तालाब में कहाँ पे कितने पानी में हैं। मैंने भी एसएससी की तैयारी से पहले मॉक टेस्ट दिया। जब रिजल्ट आया तो मेरा नाम लिस्ट में नीचे से 7वें नंबर पे था। लेकिन उससे मुझे ये पता चला कि इन सब लोगों के बीच में मुझे कितनी मेहनत करनी है। तो अब शुरू हुई एसएससी की पढ़ाई। अब जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। दोस्त डिस्टर्ब करते हैं, रिश्तेदार डिस्टर्ब करते हैं, फ़ोन भी डिस्टर्ब करता है। अब मुझे भी करता था। तो इन सब से निजात पाने के लिए मैंने एक तरीका निकाला। मैं अपनी पढ़ाई रात को किया करता था। रात को एक तो वातावरण शांत होता है, आपको डिस्टर्ब करने के लिए ना दोस्त होते हैं, ना रिश्तेदार होते हैं। आपका दिमाग भी बिल्कुल आपकी पढ़ाई में होता है, इधर-उधर नहीं भटकता आपका दिमाग। जहाँ तक फ़ोन की बात है, फ़ोन को भी मैंने स्विच ऑफ कर दिया था। अब उसका काम सिर्फ़ इतना था कि वो मुझे हर उस नींद से जगाता था, जो नींद मुझे मेरे एम से दूर ले जाए। पढ़ाई में मैंने रात-दिन एक कर दिए थे। अकॉर्डिंगली सब प्लान किया। मैं रात को 3 बजे इसलिए नहीं सोता था कि मुझे नींद आ रही है, बल्कि मैं इसलिए सोता था कि अगर नहीं सोया तो अगले दिन कोचिंग में नींद आएगी। पढ़ा जुनून इतना था पढ़ाई का कि सपने में भी मुझे बस एसएससी ही दिखाई देता था। मैंने अपने पूरे टास्क को छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड करा था। यही मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूँगा कि आप भले ही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके सिलेबस को देखिए और उसको देखकर ये मत सोचिए कि आपको इतनी सारी पढ़ाई करनी है, बल्कि उसको छोटे-छोटे टास्क्स में डिवाइड कर लीजिए। और जब आप इन छोटे-छोटे टास्क को कंप्लीट करेंगे, तो एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा और जैसे-जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, वैसे-वैसे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाएगा और जैसे-जैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उतने ही आप एग्ज़ाम के लिए तैयार होते जाएँगे। दोस्तों, किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कॉन्फिडेंस। आप में जितना कॉन्फिडेंस है और अगर उस कॉन्फिडेंस के साथ में आपने मेहनत से एग्जाम की तैयारी करी है, तो रिजल्ट तो एक ना एक दिन आपके फेवर में आना ही है। और वैसे भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, रिजल्ट की नहीं। अगर एग्जाम की तैयारी सच्चे दिल से करी है तो रिजल्ट एक ना एक दिन आपके फेवर में आएगा ही। एक और चीज़ जो मैं हमेशा किया करता था, मैंने अपने नोट्स को भी पार्ट्स में डिवाइड किया था। यानी इंग्लिश का अलग, जीके का अलग और मैथ्स का अलग। खैर, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई नोट्स नहीं हो सकते। मैथ्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस। जितनी आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, उतने ही आप मजबूत होते जाते हैं। दोस्तों, एसएससी एक बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम है जिसे बहुत आसानी से क्लियर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है आपकी प्रैक्टिस। दोस्तों, हर साल लाखों लोग इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। उनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उस पेपर को पूरा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ उन्हीं लोगों का होता है जो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सही सवालों का जवाब दे सकें। दोस्तों, जीके का सिलेबस हर साल चेंज होता है। इंग्लिश के सवाल भी लगभग हर साल चेंज हो ही जाते हैं, लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सवाल भले ही चेंज हो जाएं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट वो ही रहता है। मैं उसी की हमेशा से तैयारी किया करता था। मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर रखा था। जैसे 11 का स्क्वायर 121, 21 का स्क्वायर 441। आप भी ऐसे ही जो बेसिक कैलकुलेशंस हैं, उनको एकदम मुक्त ज़बानी करना शुरू कर दीजिए। इन सब के लिए आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। एसएससी की तैयारी के दौरान मैंने अपने दिमाग को इस तरह से तैयार किया था कि इसमें हमेशा कोई ना कोई सवाल ही घूम रहा होता था। जब मैं कभी दोस्तों के साथ में किसी दुकान पे भी खड़ा होता था, तो कोई ना कोई करंट टॉपिक छेड़ दिया करता था। उससे होता क्या था कि मैं हर टाइम कोई ना कोई नई नॉलेज अपने दिमाग में स्टोर कर रहा होता था। और इन छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करने का फ़ायदा पता है क्या हुआ? वो लड़का जो हमेशा से डायरेक्शनलेस था, जिसे ये नहीं पता था कि लाइफ में आगे जाके क्या और कैसे करना है, उस लड़के ने सिर्फ 2.5 महीने की तैयारी में अपने पहले ही अटेम्प्ट में एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। और इतना ही नहीं, मैं उन चुनिंदा लोगों में शामिल था जिसे अपना होम कैडर भी मिला। दोस्तों, आज मैं बीकानेर, राजस्थान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। इस 2.5 महीने की एसएससी की तैयारी के दौरान मैंने एक बात ज़रूर सीखी कि आप भले ही किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, भले ही वो एसएससी हो, यूपीएससी हो या फिर और भी कोई एग्ज़ाम, आप अपने एग्ज़ाम से अगर अपने पर्पस को जोड़ दें,
तो जो हम ये एग्ज़ाम्स की तैयारी सालों साल करते हैं ना, इसका रिज़ल्ट हमें ज़रूर मिलेगा। मेरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। आज मैं एक राइटर, एक गिटारिस्ट, एक सिंगर, एक म्यूज़िक कंपोज़र और एक पोएट्री आर्टिस्ट भी हूँ। राइटिंग मेरा पैशन बना जॉब लगने के बाद में। आज यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी पोएट्री वीडियोज़ हैं जिन्हें पूरे देश से बहुत प्यार मिल रहा है। मगर ये सब मैंने तब किया जब मुझे मेरा मकसद मिल चुका था। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में मुकाम से ज़्यादा मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। तो अपने इसी मकसद को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए और ये भी बताइए कि आप इसे कैसे और कब पाने वाले हैं। थैंक यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।